आगे की तरफ बातें स्टार्ट करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो देखो ओजोन डिप्लेशन चल रहा था। ओजोन डिप्लेशन चलने के बाद में अपन एनओ से ओजोन का डिप्लेशन देख लिया। अब सेकंड नंबर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन का डिप्लेशन देखने वाले हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है सर? तो नाम में सब कुछ छुपा है। देखना जरा कि ऐसा कार्बन जिस पे कौन जुड़ा हो, फ्लोरीन जुड़ा हो, और कौन जुड़ा हो, क्लोरीन जुड़ा हो, तो ऐसे कार्बन को बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मतलब क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है, दोनों है। समझ में? ये तो ये हो सकता है। तो इस कार्बन पे बताओ फ्लोरीन है या नहीं है? हाँ है। इस फ्लोरीन भी है और क्लोरीन भी है। दूसरा देखना, ये फॉर्मूला में देखना, यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन कितने हैं? 3 है। बताओ इस कार्बन में फ्लोरीन भी है और 3 क्लोरीन भी है। इसका मतलब ये नहीं है, पर फ्लोरीन क्लोरीन तो है ना। इसका मतलब इस कार्बन को क्या बोलेंगे अपन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाएगा। इस कार्बन को भी क्या बोला जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाएगा। तो ऐसा कार्बन जिसके ऊपर क्लोरीन और फ्लोरीन हो तो उसे बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। उसे फ्रियोन भी बोल देते हैं, फ्रियोन गैस। और ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, तुमने अच्छे से समझते हो इसको। रेफ्रिजरेटर एसी के अंदर इसी गैस का यूज़ किया जाता है एयर कंडीशनिंग के लिए, ठंडा करने के लिए, इन्वायरमेंट को कूलिंग करने के लिए। तो समझ में आएगा तो क्या? ये 2 फॉर्मूले, ये कार्बन रहा और कार्बन के ऊपर 2 फ्लोरीन लगे होते हैं, 2 क्लोरीन लगे होते हैं, तब भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। 3 फ्लोरीन और 1 क्लोरीन लगा होता है तब भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और 3 क्लोरीन और 1 फ्लोरीन लगा होता है तब भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसका मतलब ये है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कोई ग्रुप का नाम नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ग्रुप मतलब ऐसा है कि कोई स्पीसीज, मतलब कोई पर्टिकुलर स्पीसीज का नाम नहीं है। ये एक ग्रुप का नाम है जिसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज आने वाली है। जैसे ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इन सबको फ्रियोन भी बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये तो फ्रियोन हो गया, पर ये ओजोन डिप्लेशन में कैसे काम आएगा और कैसे ये ओजोन डिप्लेशन कर पाएगा, ये बता दीजिए। तो सुनते जाइए। तो होता क्या है कि मान के चलो, तुम एज्यूम करो कि तुम अपना रेफ्रिजरेटर या फिर एसी ख़राब हो गया, तुम उसको सही करवाने के लिए मार्केट में जाते हो, और वो वहाँ पर देखना अच्छे से कि वो तुम्हें एक नई क्लोरोफ्लोरोकार्बन भर के दे देता है और तुम्हारी एसी सही हो जाती है। तो पुरानी वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन को वो खोल के बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ देता है। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? गैसीय फॉर्मेट में होता है, और गैस होता है तो वो तुम्हें पता है अपनी डेंसिटी के हिसाब से स्ट्रेटोस्फीयर में चली जाएगी। तो ये जब गैस होगी, गैसीय फॉर्मेट में, ये मान के चलो एसी सही करवाने गए तो ये बाहर निकल जाएगी। तो मैकेनिक ने क्या किया, इसको रिलीज कर दिया इन्वायरमेंट में, और वो जाएगा कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में इसका इंट्रोडक्शन होगा किससे? अल्ट्रावायलेट रेज से, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर की ऊपर की साइड तो अल्ट्रावायलेट रेज आ ही रही होती है ना। क्योंकि ओजोन क्या होता है? ओजोन के नीचे वाली लेयर के नीचे ओजोन है ना, जहाँ पर ओजोन है, O3 है, उसके ऊपर तो अल्ट्रावायलेट रेज आ ही रही होती है, इसके नीचे वो आ जाना बंद कर देती है, क्योंकि ये ओजोन क्या करती है? इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अरे हाँ, है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाके कहाँ? स्ट्रेटोस्फीयर में अल्ट्रावायलेट रेट को एब्जॉर्ब करके, रे को एब्जॉर्ब करके, और ये अपना फ्री रेडिकल दे देगी। कैसे? तो ये क्लोरीन बॉन्ड दिख रहा है तुमको? ये क्लोरीन बॉन्ड होता है ना, वो टूट जाएगा, है ना, और ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल फ्री हो जाएगा। देखो क्लोरीन फ्री रेडिकल, और यहाँ पर बना कार्बन पे 2 फ्लोरीन है और 1 क्लोरीन है, तो ये बन गए ये फ्री रेडिकल। ऐसे ही ये तो ये गैस होगी, ये तो इस टाइप की फ्रियोन होगी ना, इस टाइप की फ्रियोन। और नीचे वाली फ्रियोन देखना इस टाइप की है, इसमें 1 फ्लोरीन 2 3 क्लोरीन है। तो अगर इसको भी सेम अल्ट्रावायलेट रेज दें, इसको भी सेम अल्ट्रावायलेट रेज दें, तो अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फ्री कर देगा और बच जाएगा, बची हुई स्पीसीज। यही एक क्लोरीन फ्री रेडिकल होता है ना, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल, यही आगे की पूरी कहानी को ख़त्म करने वाला है। यही है विलन इस मूवी का। यही है जो होता है ना, कि वो बाहुबली मूवी देखी तुमने? उसमें वो मूवी जब स्टार्ट होती है तो एक वो कहेगा, एक पूरी कहानी चलेगी कि ये यही इतिहास रचने वाला है। तो बस यही है वो इतिहास रचने वाला, ठीक है ना, यही है वो इतिहास रचने वाला। ये क्लोरीन है जो पूरी ओजोन की बर्बादी को रच देगा। देखना कैसे रचेगा सर, वो बताइए। तो देखो युद्ध की पूरी कहानी तुम्हें मैं बताता हूँ, आओ अगले पेज पे चलते हैं। देखना जरा, क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन को देखेगा स्ट्रेटोस्फीयर में और बोलेगा दे दे क्या? ऑक्सीजन। तो तुम्हें पता है कि ओजोन वैसे भी तैयार बैठा रहता है कि लो हम तैयार हैं, सहन करो। तो यहाँ पर क्लोरीन अपना देखो, ये कार ऑक्सीजन होता है ना, ये रिलीज करके इसको चिप देगा, और क्या खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में खुद कन्वर्ट हो गया, और एक क्लोरीन किसको दे दिया? ऑक्सीजन किसको दे दिया? इसको दे दिया, क्लोरीन को। तो यहाँ पर तुम्हें पता क्या बन जाएगा? क्लोरीन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? फ्री रेडिकल आ जाएगा। ठीक है। अब तुम्हें पता है
यही क्लोरीन ऑक्सीजन, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि दूसरा ओजोन टूटेगा तो तुम्हें O2 प्लस में बहुत सारे नेसेंट ऑक्सीजन पड़ी रहेंगी ना, तो ये दूसरे ऑक्सीजन को तलाश करेगा, दूसरे ऑक्सीजन एटम को तलाश करेगा, मॉलिक्यूल नहीं एटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये किससे बनाए, ओजोन के डिप्लेशन से बनाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दूसरे को तलाश करेगा और जैसे दूसरे को तलाश करेगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन वाला फ्री रेडिकल है वो इसको एडॉप्ट कर लेगा और एडॉप्ट करने के बाद में क्या निकल देगा, ऑक्सीजन बाहर ले जाएगा और फ्री रेडिकल किस पे आ जाएगा, वापस से क्लोरीन पे, और क्लोरीन फ्री रेडिकल वापस कोई नए ओजोन के मॉलिक्यूल को तलाश करेगा। इस तरह से क्या होगा, क्लोरीन होगा बार बार क्या करेगा, साइक्लिक पाथ चलाएगा। क्लोरीन ने रिएक्शन स्टार्ट करी, क्लोरीन खुद बन गया रिएक्शन के एंड में, तो यही क्लोरीन वापस से रिएक्शन स्टार्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में एक क्लोरीन बार बार रिपीटेटिव क्या करता है, ओजोन का डिप्लेशन करता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का वन मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय मोर देन 1000 ओजोन मॉलिक्यूल्स इन स्ट्रेटोस्फीयर, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो एक मॉलिक्यूल ने क्या किया, 1000 से भी ज़्यादा मॉलिक्यूल को निपटा देता है ओजोन के, 1000 से मॉलिक्यूल ज़्यादा, समझे क्या, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरीन ही है, देख लो क्लोरीन ही क्या कर रहा है, पहले लड़ लेता है, पहले लेके भग जाएगा, फिर दे के भग जाएगा, फिर वापस से लेके भग जाएगा, फिर दे के भग जाएगा, पर यहाँ से तो लेकर किससे रहा है, ओजोन से, और दे किसको रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन को। यही तो कहानी रच रहा है ना, समझ रहे बात को, ऑक्सीजन से तो ओजोन से तो ले रहा है, ठीक है, और दे किसको रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन को, ठीक है, और वापस से बन जा रहा है, फिर ओजोन पे वापस ले लेगा और इसको दे देगा। ये साइकिल बार बार चलता रहेगा और यही साइकिल की वजह से ओजोन का लगातार डिप्लेशन हो रहा है। सर ये बताओ कि ओजोन का डिप्लेशन तो समझ में आया, उससे नुकसान क्या है अपन को। तो सिंपल सी बात है, तुम्हें पता है ओजोन लेयर किसको रोकती है, अल्ट्रावायलेट रेज को। अब अल्ट्रावायलेट रेज रुकेगी या नीचे ज़मीन की साइड आएगी, ज़मीन की साइड आएगी, तो ये देखो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है ना, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, वो कहाँ जा रही है, अभी ओजोन लेयर इसको रोक नहीं पा रही है, तो कहाँ जाएगी, ज़मीन पे आएगी। ज़मीन पे आएगी तो बताओ, पहले अल्ट्रावायलेट रेज आ नहीं रही थी पर अब आ रही है, तो बताओ अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। अभी देखो पहले कम रे आ रही थी, अब रे ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या आएगा, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाएगा। तो अल्ट्रावायलेट रे से पहली बात तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अच्छा सर ये बताओ कि इंसानों पे इसका क्या नुकसान होगा, इंसानों में ऐसा क्या ही हो जाएगा जिसकी वजह से, तो जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज आएगी ज़मीन से टकराएगी और वो किसी इंसानों की आंखों तक पहुंच गई, तो अगर आंखों तक पहुंची है तो उसमें अल्ट्रावायलेट 3 टाइप की होती है, मैंने बोला था शुरुआत में, अल्ट्रावायलेट A B C, जिसमें से अल्ट्रावायलेट B होती है कॉर्निया और लेंस का क्या कर देती है, कैंसर कर सकती है, उस कैंसर करके डैमेज कर सकती है उनको, आंखों में अंधेरा आ जाएगा, ठीक है ना। जिस रोशनी को तुम देखने के लिए तैयार बैठे थे वो अल्ट्रावायलेट रेज अगर आ गई नीचे तो क्या हो जाएगा, आंखों में अंधेरा आ जाएगा। सर ये बताओ, ये इंसानों में तो कहानी समझ में आई, ये अर्थ पे भी कहानी समझ में आएगी, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंसानों की आंखें खराब हो सकती हैं। पौधों में ऐसा क्या होगा, तो पौधों की कहानी सुनो। पौधों में अगर ये क्या करेगा इफेक्ट करेगा प्रोटीन बनाने को, देखो क्या होता है, इफेक्ट प्लांट प्रोटीन सो रिड्यूसिंग क्लोरोफिल। तुम्हें पता है कि क्लोरोफिल बनाने के लिए प्रोटीन मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो अगर प्लांट ने प्रोटीन नहीं बनाएगा किसकी प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में, तो ये क्लोरोफिल की अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी। क्लोरोफिल की अमाउंट रिड्यूस होगी तो फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा, और फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो गया तो खाना पौधे नहीं बनाएंगे, और खाना अगर पौधे नहीं बनाएंगे तो तुम कैसे जिंदा रह पाओगे। अल्टीमेटली नुकसान तो पौधों और इंसानों को ही है, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंसान किस पे डिपेंड होते हैं, पौधों पे तो डिपेंड है। अब बात करते हैं, एक पॉइंट आता है जिसका नाम होता है ओजोन होल, और यही होल की बात करने वाले हैं। देखो अपन जहाँ रह रहे हैं ना वहाँ पर ओजोन की लेयर है ना, वहाँ पर वो ओजोन प्रॉपर है, ऐसे नहीं है कि ओजोन की लेयर में कुछ किलोमीटर की होती है, जैसे 4-5 किलोमीटर की मान लो। ओजोन की लेयर क्या होती है, ऐसे लेयर होती है ना, एटमॉस्फेयर में लेयर्स होती हैं, तो ओजोन लेयर होती है लगभग मैं अंदाजन बता रहा हूँ तुमको 3 से 4 किलोमीटर की मान लो, ठीक है, या फिर मान लो 2-3 किलोमीटर की। अब मान के चलो कहीं पर वो 1 किलोमीटर की रह गई, ठीक है ना, कहीं पर वो 1 किलोमीटर की रह गई तो उसे ओजोन होल बोल दिया जाएगा। और ओजोन होल अर्थ पे कहाँ पर है, अंटार्कटिका के ऊपर है। सर वहाँ क्यों है, वहाँ पर तो लोग रहते ही नहीं हैं यही तो इम्पोर्टेंट बात है कि ओजोन का वजह से जो ओजोन का डिप्लेशन हुआ है वो अंटार्कटिका पे क्यों हुआ है। अंटार्कटिका पे तो इतनी ठंड पड़ती है और उस ठंड की वजह से वहाँ पर अंटार्कटिका में बहुत कम लोग रहते हैं, और वहाँ पर रेफ्रिजरेटर और उसकी ज़रूरत भी नहीं है ना, इतनी ठंड रहती है वहाँ पर। अगर कोई लोग रहते भी हैं, मान के चलो लोग रहते भी हैं, तो उनको रेफ्रिजरेटर और एसी की क्या ज़रूरत है।
तो वो तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करेंगे नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन यूज़ कर रहे हैं? भारत वाले कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, चाइना वाले कर रहे हैं, ये तो अलग है। अंटार्कटिका तो तुम्हें पता है, अगर ग्लोब देखोगे ना, अंटार्कटिका तो बिल्कुल एकदम साउथ पोल पे है शायद मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर एकदम बिल्कुल नीचे की साइड है, तो वहाँ पर तो कोई लेना देना नहीं है, इतनी ठंड पड़ती है उधर। पेंगुइन वेंगुइन देखे ना तुमने वो अंटार्कटिका में डिस्कवरी पे, तो वही तो है। पेंगुइन कहाँ रहते हैं? इतनी ठंड में रहते हैं पेंगुइन, ठीक है ना। पेंगुइन एक बर्ड वो होता है, पक्षी होता है, बर्ड होता है, ये याद रखना हमेशा। तो ये अंटार्कटिका की कहानियाँ अलग है। तो वहाँ ऐसा क्या हुआ सर, ओजोन तो यहाँ ख़त्म होनी चाहिए थी, है ना, जहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ऐसा क्या ही हो गया कि यहाँ तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रही है ज़मीन पे, और अंटार्कटिका पे जाके होल हो रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझ में नहीं पड़ेगी तुमको, समझे ना। पहली बार पॉइंट समझ में आया ना मैं बोल क्या रहा हूँ, ये दिमाग में बिठा लूँ कि अंटार्कटिका के ऊपर क्या होता है, होल बना होता है। अंटार्कटिका के टाइम ओजोन का होल देखना कहाँ होगा, अर्थ के कौन से एरिया पे ओजोन का होल है, तो तुम्हें देखने को मिलेगा अंटार्कटिका पे, और कहीं पर भी होल नहीं है, ठीक है सर। फिर मैं बोल रहा हूँ कि अंटार्कटिका पे तो कोई रहता ही नहीं है, वहाँ पर तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता भी नहीं है। तो फिर ऐसा तो क्या ही हुआ कि जिसकी वजह से ये हो गया, समझ रहे बात को। तो सुनना अच्छे से, पूरी कहानी को समझना अच्छे से, मैं बोल रहा हूँ। देखो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, अपन एसी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? एसी का यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में तुम्हें पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलने वाली है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्ट्रेटोस्फीयर में जाएगी नहीं जाएगी, है ना। तो वहाँ पर तुम्हें पता है क्लोरीन ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनाएगी नहीं बनाएगी, ClO फ्री रेडिकल बनाएगी। अब थोड़ी देर पहले बताया था, ये देख लो, क्लोरीन आया ऑक्सीजन के साथ, ये बनाया नहीं बनाया। और ये क्या करता है तुम्हें पता है, ये NO2 के साथ रिएक्शन कर लेता है समर के टाइम, गर्मियों के दिनों में, समर में। तो इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ClO गैस, ठीक है। और वास्तव में दूसरा क्या बना था, दूसरा ये बना था क्लोरीन फ्री रेडिकल। दो ही फ्री रेडिकल बने थे प्रोडक्ट में, एक तो ये फ्री रेडिकल बना था, दूसरा फ्री रेडिकल है ये बना था। दूसरे फ्री रेडिकल को कौन खत्म कर लेगा, मीथेन इन्वायरमेंट की मीथेन होती है ना, वो कर लेगी। मीथेन क्या बना लेगी, अपना CH3 फ्री रेडिकल, और H फ्री रेडिकल यहाँ से रिलीज कर दी, H फ्री रेडिकल जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, और क्या बना लेगा, HCl। इसका मतलब मैंने क्या किया तुम्हें पता है, जो क्लोरीन के फ्री रेडिकल थे ना, क्लोरीन का फ्री रेडिकल तो एक ये रहा ClO फ्री रेडिकल, और एक Cl फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल थे। ClO फ्री रेडिकल को बिजी कर दिया NO2 के साथ, और क्लोरीन फ्री रेडिकल को बिजी कर दिया मीथेन के साथ। इन्होंने कंपाउंड बना लिया HCl एंड। तो वास्तव में ये सोर्स है या नहीं है क्लोरीन फ्री रेडिकल का, ये भी सोर्स है या नहीं है क्लोरीन फ्री रेडिकल का। अगर ये कहीं रिलीज हो जाए तो ये भी तो क्लोरीन फ्री रेडिकल का सोर्स है, ये भी तो क्लोरीन फ्री रेडिकल रिलीज कर सकता है कहीं ना कहीं, ये भी तो ClO फ्री रेडिकल रिलीज कर सकता है। अगर ये रिलीज होगी तो तुम्हें पता है वहाँ का ओजोन डिप्लेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गर्मियों के दिनों में तुम्हें पता है क्या होता है, गर्मियों के दिनों में NO2 और इसके साथ रिएक्शन करके और ये बना लेते हैं कंपाउंड, ठीक है ना। अब बताओ इन्होंने क्या क्लोरीन को स्टोर करके रखा है ना, अरे हाँ है ना। तो ये वास्तव में क्लोरीन को इन्होंने खत्म किया कि क्लोरीन फ्री रेडिकल को इन्होंने खत्म किया, तो इसके साथ मिलने के बाद में खत्म हुए ना। तो ये वास्तव में ये होते हैं, और ये दो होते हैं, वो दो कंपाउंड क्या होते हैं, क्लोरीन के सिंक होते हैं, ठीक है ना। तो क्लोरीन का सिंक होगा तो क्लोरीन फ्री रेडिकल रिलीज हो पाएगा क्या, नहीं। तो समर के दिनों में क्या होता है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन नहीं होता है ना, प्रिवेंशन हो जाता है। तो प्रिवेंट मच ओजोन डिप्लेशन। तो गर्मियों के दिनों में ओजोन की लेयर होती है वो मोटी होती है, ठीक है। पर अगर विंटर की बात करें तो तुम्हें पता है विंटर में क्या होगा, ये स्ट्रेटोस्फीयर में ही है, ठीक है। विंटर में क्या होता है, इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज होता है ना, और बादल बनते हैं। विंटर के टाइम बादल बनते हैं, कुछ बादल बनेंगे, उन बादल पे जाके कौन एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये ClO NO2 और HCl, ये जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो देखो ये क्लाउड होंगे, कहाँ से बनेंगे बादल, समुद्रों से बनेंगे, और समुद्रों से बनेंगे बादल तो एटमॉस्फेयर में जाएंगे, और एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फीयर के आसपास ये घूम रहे होते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में ये घूम रहे होते हैं, ये आके स्ट्रेटोस्फीयर से इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे या फिर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। दे प्रोवाइड द सरफेस फॉर ClO NO2 और HCl, दोनों के लिए क्या करते हैं, ये सरफेस प्रोवाइड करेंगे ये बादल। और ये बादल फिर विंटर के टाइम, तुम्हें पता है विंटर के टाइम बारिश कहाँ होती है, अंटार्कटिका वाले इलाकों में होती है,
ठीक है ना। अब देखो अपने सरफेस पे गर्मियों के दिनों में ज़्यादा बारिश होती है, मानसून के टाइम ज़्यादा बारिश होती है, पर अगर अपने यहाँ पर विंटर चल रही होती है ना, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर बारिश होती है, वहाँ कहाँ बारिश होती है, अपना अंटार्कटिका पर बारिश होती है। तो ये बादल कहाँ चले जाएंगे, अंटार्कटिका पर चले जाएंगे। अब अंटार्कटिका पर जा रहे हैं, पर ये अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं, ClO, NO2 और HCl लेके जा रहे हैं। समझ बात, कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। देखो समर के टाइम जो क्लोरीन और ये निकले ना, वो विंटर के टाइम क्या होंगे, समर के टाइम तो तुम्हें पता है ये इनको बाउंड करके रख रखा है, देख लो, है ना। तो वहाँ पर ओजोन डिप्लेशन होगा नहीं, ओजोन डिप्लेशन होने नहीं देंगे, ठीक है। पर अगर वही विंटर के टाइम क्या होंगे, बादल किसकी तरफ जाएंगे, अंटार्कटिका साइड, अंटार्कटिका की साइड। तो उसके साथ कौन जा रहा है चढ़ के उसके ऊपर, ये फ्री रेडिकल। रिलीज कहाँ हुआ है, अपने इंडिया यहाँ एरिया में, है ना, इस एरिया में, क्योंकि यहीं पॉपुलेशन रहती है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन जहाँ रहती है वहाँ से तो ये रिलीज हुआ है। और ये ऊपर चढ़ के बादलों के साथ जा कहाँ रहे हैं, अंटार्कटिका पे, है ना। तो इस टाइप के बादलों को, क्लाउड्स को बोला जाता है स्पेशल पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। और यही क्लाउड होते हैं जो ओजोन डिप्लेशन को प्रमोट करवाते हैं। होता क्या है, देखो अंटार्कटिका पे हुआ है, अंटार्कटिका पे आ गया ये बादल, ठीक है ना। अंटार्कटिका पे आती है, देखना क्या रिएक्शन चलेगी। बताओ बादल के अंदर ये बादल है, क्लाउड है, क्लाउड के अंदर बताओ कौन है, ये तो था ClO, NO2 था या नहीं था, और HCl था या नहीं था, था। तो तुम्हें पता है बादल के अंदर पानी तो होता है, तो ClNO2 और ये रिएक्शन करके, वाटर के रिएक्शन करके क्या बना देगा, HOCl और HNO3, ठीक है ना। HOCl बना लेगा, इसका हाइड्रोजन निकलेगा H+ और इसके साथ फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन कर लेगा, मतलब HOCl बन जाएगा, समझ लेना, HOCl। और ये NO2 ऑक्सीडाइज होके NO3 में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बनने वाला होता है HOCl वास्तव में ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, लाइट की प्रेजेंस में, जब जैसे लाइट आएगी, लाइट की प्रेजेंस में थोड़ी सी लाइट मिलती है, क्लोरीन फ्री रेडिकल रिलीज कर देगा। पर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल कहाँ रिलीज करा है, अंटार्कटिका के ऊपर रिलीज करा है, स्ट्रेटोस्फीयर पे, ठीक है ना, अंटार्कटिका के ऊपर रिलीज कर दिया। अब देखना दूसरा ClNO2 HCl के साथ रिएक्शन करेगा, है ना, और क्या बनाएगा, Cl2 गैस बना देगा। तो ये Cl और ये Cl तो बना देंगे CO2 गैस, और क्या बना देंगे, ये नाइट्रोजन वाला HNO3। अब तुम्हें पता है Cl2 गैस, तो तुम्हें पता है Cl बोन्स के बीच में अगर लाइट अपन डालते हैं, H डालते हैं, तो तुम्हें पता है क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। तो ये भी लाइट डाल दे, क्लोरीन फ्री रेडिकल बना देगा। तो ये वास्तव में अब पहले सिंक की तरह काम कर रहे थे, अब ये सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, और यहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल जल्दी जल्दी रिलीज करेंगे। और क्लोरीन फ्री रेडिकल तुम्हें पता है ना, विलन है ओजोन का, और ये यहाँ पर ओजोन को जल्दी जल्दी ख़त्म करना स्टार्ट कर देंगे विंटर के टाइम में। और विंटर के टाइम में वहाँ पर तुम्हें अंटार्कटिका के ऊपर एक होल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। होल से क्या होगा, ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज आनी स्टार्ट हो जाएगी। यही वजह है कि अंटार्कटिका पे अपन नहीं रह रहे, अदरवाइज अपन रह रहे होते ना तो अपना नुकसान बहुत होता, है ना। कोई ना कोई आँखों का कॉर्निया होता, है ना, कॉर्निया का कोई ना कोई कैंसर होता, तुम्हें पता है, समझाई पूरी खाली। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये क्लाउड, है ना। ये क्लाउड है, इन क्लाउड का नाम क्या रहेगा, स्पेशल पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। इन क्लाउड की वजह से ही अंटार्कटिका के ऊपर क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है।